बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सेहत ज़िंदगी और मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर शुमाइला गफ़ार। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम हीट स्ट्रोक के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, जिसे सादा ज़ुबान में लू लग जाना या फिर थर्मिक बुखार और सन स्ट्रोक भी कहा जाता है। हमने देखा है कि गुज़िश्ता कुछ दिनों में पाकिस्तान में गर्मी की शिद्दत में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हुआ है और मुल्क के जो मैदानी इलाके हैं, जिस तरह के सिंध और पंजाब का मैदानी इलाका, इसके साथ साथ KPK में भी गर्मी की जो शिद्दत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और बहुत सारे लोग इस वजह से हस्पतालों में एडमिट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर ख़ुसूसन बच्चों की बात की जाए तो बच्चों में हीट स्ट्रोक के साथ साथ डायरिया का प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है और बाज़ स्कूलों में तो बच्चे इवन बेहोश भी हुए हैं, जिसके बाइस वालिदैन ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि स्कूलों को बंद कर देना चाहिए। लेकिन कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जहाँ पर अभी इम्तिहानात जो हैं वो जारी हैं और इस वजह से अभी आम तातीलात का ऐलान नहीं किया गया है। महकमा सेहत ने इस तमाम सिचुएशन को देखते हुए रेस्क्यू 1122 के जो यूनिट्स हैं उनको हाई अलर्ट पर कर दिया है कि फौरी तिब्बी इमदाद के लिए वो हर सूरत में तैयार रहें। इसी तरह हीट स्ट्रोक मैनेजमेंट यूनिट्स को भी कहा गया है कि वो मरीज़ों को फौरी इमदाद फराहम करने के लिए हर वक्त तैयार रहें। इस पर डिटेल से बात करने के लिए ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर अदनान जाहिद, जो कि मेडिकल स्पेशलिस्ट और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं। उनके साथ साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं डॉक्टर अहमद अब्दुल्ला, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ पब्लिक हेल्थ है IMDC में। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द प्रोग्राम बोथ ऑफ यू। थैंक यू। जी, जिस तरह कि मैंने बताया कि जो गर्मी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इवन आज भी जब मैं आ रही थी तो बहुत शदीद गर्मी थी और मैंने बहुत सारे बच्चों को भी देखा कि वो गर्मी में बस्ते उठाए हुए स्कूलों से आ रहे थे। तो उस मुतालिक तो हम बात करेंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि पहले थोड़ा सा आप बता दें कि हीट स्ट्रोक क्या होता है। बेसिकली जो हीट स्ट्रोक है, जो बाय डेफिनेशन है कि आपके बॉडी का जो टेम्परेचर है, कोर बॉडी टेम्परेचर, वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड या 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो जाए। जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है। अच्छा, जो ह्यूमन बींग्स हैं बेसिकली एक वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं जो कि अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। अगर ठंड है तो उसके अकॉर्डिंगली अपना एक्लेमेटाइज कर देंगे और बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे। इसी तरह अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो वो जो बाहर का टेम्परेचर जितना भी है, लेकिन एक इंसान के जिस्म का अपना एक मैकेनिज्म है कि जिससे वो अपना अंदर का जो कोर बॉडी इंटरनल टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखता है अराउंड 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। लेकिन जब आपका मुख्तलिफ वजूहात की वजह से जब आप अपना टेम्परेचर मेंटेन ना रख सकें और आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते इस लिमिट तक 104 डिग्री फ़ारेनहाइट और या इससे ज़्यादा हो जाए तो फिर उसको हम हीट स्ट्रोक बोलते हैं। और इसके साथ जो यूजली आपका अगर आपके इतना ज़्यादा बॉडी टेम्परेचर हो जाए कि उसका आपका दिमाग पे असर हो जाए तो उसको फिर हम एक हीट स्ट्रोक के उसमें सही। तो इसकी वजूहात क्या होती हैं डॉक्टर अब्दुल्ला? मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि वजूहात क्या हैं। एक तो हमने कहा कि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी हो, और क्या वजूहात होती हैं इसकी? देखिए, ये अगेन जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, हम और परिंदे, मैमल्स और बर्ड जो हैं वार्म ब्लडेड एनिमल हैं। इसका मतलब ये कि हम अपना एक टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं। आप सर्दी में भी जाएंगे तो आप वही 98.6 रखेंगे, गर्मी में भी जाएंगे तो आपकी बॉडी 98.6 रखेगी। सर्दी में अगर आपका टेम्परेचर कम होने लगेगा, आपके मसल्स कांपना शुरू कर देंगे हीट जनरेट करने के लिए। और गर्मी में जब आप जाएंगे तो आपकी बॉडी पसीना निकाल के इस एक्स्ट्रा हीट को डिसिपेट करेगी, अपने अंदर से निकालेगी। हाँ, थोड़ा सा स्वेटिंग के प्रोसेस के मुतालिक बताइए कि अल्लाह ताला की तरफ से ये दिफाई निज़ाम रखा गया, तो ये किस तरह से हमें ठंडा करता है? देखिए, ये हमने फिजिक्स में पढ़ा था, एवेपोरेशन प्रोड्यूसेस कूलिंग, कि जब वो भाप बन के पानी जब उड़ता है गर्मी से तो उसके उड़ने के प्रोसेस से ठंड पैदा होती है। तो वो जो हमारी एक्स्ट्रा हीट होती है वो पसीने के रास्ते, और भी रास्ते हैं जिनसे कंडक्शन के ज़रिए और रास्तों के ज़रिए जिस्म हीट लूज़ कर रहा होता है। लेकिन जब एक ख़ास दर्जा हरारत यानी कि 106 तक पहुंच जाए ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर, तो जो हमारे मैकेनिज्म्स हैं, आप समझें कि आपकी गाड़ी ओवरहीट हो गई है, अब उसके सारे जो फंक्शंस हैं वो ख़राब हो गए, अब वो चलेगी नहीं। वो जो थर्मोस्टेट था वो अब सही से काम नहीं कर रहा है, थर्मोस्टेट नहीं काम कर रहा, ठीक है। उसकी वजह से उसके असरात जो है वो सारे सेल लेवल के ऊपर आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, बिल्कुल जो आपके खुलियों के लेवल पे है उस पे जाके तब्दीलियां आना शुरू हो जाएंगी। वो फिर
जो है वो दिमाग के सेल्स पे भी असर करेगा, और बॉडी अपना जो थर्मो रेगुलेटरी मैकेनिज़्म है, जो दर्जा हरारत को मुतवाज़न रखने का एक मैकेनिज़्म है, वो ख़राब हो जाएगा। तो वो उसको रिस्पॉन्ड ही नहीं कर सकेगी, और फिर जैसे डॉक्टर साहब ने कहा दिमाग पे भी असर हो जाएगा, और वो आपको मतलब कि बेसुध सी कैफियत में लोग मिलेंगे। सही, ठीक है। अच्छा डॉक्टर अदनान, कौन कौन से लोग हैं जो कि मोर एट रिस्क हैं? जिस तरह कि मैंने कहा कि छोटे छोटे बच्चे आज भी आते हुए मैंने देखा कि उन्होंने इतने भारी बस्ते उठाए हुए थे एंड दे वर स्वेटिंग, और उनके सर पे कैप्स नहीं थी। तो मुझे लगता है कि अभी भी हम लोग निगलेक्ट कर रहे हैं उन एहतियाती तदाबीर को जो कि हमें करनी चाहिए गर्मी में। बिल्कुल। द थिंग इज़, अब हीट स्ट्रोक को थोड़ा सा हम ना उसको कैटेगराइज करते हैं। एक होता है कि एक्सर्शनल हीट स्ट्रोक, जो कि अमूमन ये लेबरर्स में या एथलीट्स में, या कि वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेनुअस फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, जिनका धूप में ज़्यादा एक्सपोजर है। और एक होता है नॉन एक्सर्शनल हीट स्ट्रोक, जो कि, और ये जो एक्सट्रीम ऑफ एजेस पे लोग होते हैं, जिस तरह के बच्चे हो गए, इन्फेंट्स हो गए, और इसी तरह ओल्ड एजेस के जो होते हैं मोर देन 60, तो वो एट रिस्क होते हैं ऑफ डेवलपिंग दिस नॉन एक्सर्शनल, के ऐसा वो एक्सर्शनल एक्टिविटी भी नहीं करे, बट स्टिल दे आर मोर प्रोन के वो हीट स्ट्रोक डेवलप कर सके। तो इसी तरह जब जहाँ तक अगर हम फिजिकल एक्टिविटी जो जिस तरह जो बाहर में लोग ट्रैवल कर रहे हैं, एट टाइम जो बच्चे भी हैं, कि अगर वो ऑलरेडी एट रिस्क हैं कि वो नॉन एक्सर्शनल उसमें, तो वो थोड़ी सी भी अगर एक्सर्शन करते हैं, एक्सर्शन इन द फॉर्म के वो बाहर जा रहे हैं, उनका एक्सपोजर हो रहा है हॉट टेम्परेचर को, बस्ते उठाए हुए हैं, और अगर क्लासरूम्स में भी उस तरह का आपका इन्वायरमेंट नहीं है और 7 लोग हैं, कंजेस्टेड है, उससे और थोड़ा सा ह्यूमिडिटी लेवल्स भी बढ़ गए हैं, हॉस्टिलिटी बढ़ गई है, तो उनमें डेफिनेटली ज़्यादा रिस्क होता है ऑफ डेवलपिंग these the features of heat stroke। अस्पताल में जो एडमिट हुए हैं उनमें बच्चों की तादाद भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, और स्कूलों में ये है कि सम स्कूल्स डू नॉट हैव लाइक वेरी गुड फैंस, तो वो इतने या तो चल नहीं रहे, अगर चल भी रहे हैं तो बहुत स्लो चल रहे हैं, वेंटिलेशन इतनी अच्छी नहीं है। इसी तरह मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगी कि पानी के कूलर्स भी जो हैं वो मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में इस तरह के होते हैं कि वो पानी उनमें से आ रहा होता है, लेकिन वो इतना गर्म होता है कि बच्चे उसे पीते ही नहीं है। बिल्कुल इस तरह एक तरह से एक ना ये एक विशेष सर्कल डेवलप हो रहा है। लाइक टेम्परेचर हाई है, बच्चे एट रिस्क हैं, वो स्कूल्स में जा रहे हैं, वहाँ पे कंजेस्टेड एनवायरनमेंट है, उस तरह से वो कूलिंग और वो उस तरह से जो आपका वेंटिलेशन है वो प्रॉपर नहीं है, उनकी हाइड्रेशन प्रॉपर नहीं है, और अगर हाइड्रेशन भी है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो साफ़ पानी का ना होना वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो ऑलरेडी वो पानी कम पी रहे हैं, और अगर पानी कंटेमिनेटेड है या उस तरह से साफ़ नहीं है, तो उनमें एट रिस्क हो गया कि वो जो इन्फेक्शन है, जीआई इन्फेक्शन या पॉइजनिंग, जो उसके साथ उनका डायरिया और ज़्यादा उनके साथ पेट ख़राब होना, उससे फिर ज़्यादा उनका पानी लॉस होगा, और तो ये एक सर्कल चलता रहेगा, और इसमें काफ़ी आपने ना कहीं ब्रेक्स लगानी है। अब ब्रेक्स आप जो आपका टेम्परेचर है उसको तो अनफॉर्चुनेटली नहीं लगा सकते, बिकॉज ओवर पीरियड ऑफ टाइम क्लाइमेट कंट्रोल में क्लाइमेट उसमें इतनी चेंजेस आ गई हैं कि वो तो उसी तरह है, और इतनी जो इंटेंस हीट वेव्स आ रही हैं तो वो तो आप नहीं कर सकते। जो आप कर सकते हैं कि एक का एक्सपोजर कम करें, हाइड्रेशन को एडिक्वेट रखें, वेंटिलेशन प्रॉपर रखें, और अब क्योंकि हमारे जो क्लासरूम्स है उसमें काफ़ी कंजेस्टेड एक वो है, तो जब इतनी कंजेशन होगी और फिर आपके वेंटिलेशन नहीं होगी तो वो काफ़ी ज़्यादा फ्लेयर अप हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा डॉक्टर अब्दुल्ला, मैं और आप बात कर रहे थे प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले, वी वर टॉकिंग अबाउट कि कॉलरा की भी एक आउटब्रेक देखने में आ रही है कि बच्चे एक तो गर्मी से परेशान हैं, और फिर डायरिया और ये सारे प्रॉब्लम, तो उससे भी फ्लूइड लॉस हो जाता है, और मज़ीद जो सिचुएशन है वो वर्स हो जाती है। क्या कहेंगे आप इसमें? देखिए, जनरली स्पीकिंग हम डायरिया की या इसहाल की बात करते हैं कि डायरिया वैसे ही गर्मियों में और बरसात के मौसम में कॉमन हो जाता है, जो पेचेस लग जाते हैं बच्चों को भी बड़ों को भी। उसमें एक वजह तो ये होती है कि पानी के अंदर जरासीम होते हैं, पानी हम ज़्यादा कंज्यूम कर रहे होते हैं। दूसरी वजह होती है कि खाने की पीने की चीज़ों के ख़राब होने के, सड़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और उनकी फिर कंजम्पशन के होते हैं। जो कॉलरा है वो एक नोटिफाइबल डिजीज़ है, ठीक है, जिसको हैज़ा कहते हैं। वो जहाँ भी अगर हो तो वो इट्स पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, क्योंकि उसका आउटब्रेक बहुत तेज होता है, और एक से दूसरे को लगता है, एक से दूसरे को भी लगता है। दूसरी बात यह है कि उसमें मरीज को काबू करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि कोपियस अमाउंट्स, बेतहाशा अमाउंट में पानी लूज कर रहा होता है। जी बिल्कुल, तो फ्लूइड वॉल्यूम उनमें कम होता है। और बिल्कुल, तो देखिए, जो एक सिंपल सी इंस्ट्रक्शन है वो ये है कि पहले तो अपने पीने के पानी
और खाने की चीज़ों की सफाई का ख्याल रखें, ख़ास तौर पे गर्मियों में। जरा सा आपको लग रहा है कि फूड ने टेस्ट चेंज कर लिया तो उसको बिल्कुल भी मत खाइए जी आप। जी देखिए, अगर आप फ्रेश फूड थोड़ा पकाएं, ठीक लेकिन हर बार फ्रेश फूड लें, और अगर आप फ्रूट्स का इस्तेमाल करें उन्हें अच्छी तरह वॉश कर लें, और जो पानी है उसको आप किसी अच्छी सोर्स से लें, नहीं है तो फिर उसको बॉईल कर सकते हैं हम। ठीक है। बॉईल करने का मतलब ये है कि 5 से 10 मिनट तक जब उबाल आ गया तो उबलने दें उसे, उसके बाद आप उसे साफ करके छान के ठंडा करके इस्तेमाल करें। ठीक है। लेकिन अनक्लीन, पाकिस्तान में तकरीबन जो है 57% पीपल डू नॉट हैव एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। और ये एक मैं बड़ा अपने लेक्चर्स में बात कोट करता हूँ कि हर $1 जो आप स्पेंड करते हैं पानी को साफ करने में, वो बाद में $9 आपके बचा रहा है जो आप डायरियल डिजीजेस को ट्रीट करने पे खर्च करेंगे। तो ये प्रिवेंशन जो है ये आपका खर्चा भी बचा रही है। बच्चों में डायरिया वैसे ही कॉमन होता है, इस दफ़ा कॉलरा की आउटब्रेक हुई है। कॉलरा की आउटब्रेक अभी तक सिंध के कुछ एरिया से रिपोर्टेड है। देखिए, हम भी बीच बीच में कॉलरा देख रहे होंगे, लेकिन रिपोर्टिंग मैकेनिज्म्स हमारे स्ट्रांग नहीं है। मैं अक्सर ये बात सोचता हूँ कि एज अ फैमिली फिजिशियन कई बार ऐसे केसेस होते हैं जो हम पिक कर लेते हैं फ्रॉम दी कम्युनिटी, लेकिन हमारे पास कोई क्लियर गाइडलाइंस नहीं है एज प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स कि हम इन्हें कहाँ नोटिफाई करें। NIH में करें, प्रोविंशियल उसमें करें, कोई ये ज़रा सा गवर्नमेंट को ना, इसमें जो भी गवर्नमेंट आए उसको थोड़ा सा इसको फोर्सी करना होगा कि जो आपकी प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स की एक फौज बैठी हुई है, हमारा हेल्थ सिस्टम बहुत बड़ा चंक जो है वो प्राइवेट सर्विस ले रहा है, तो उसको आप टैग करें कि एटलीस्ट नोटिफाइबल डिजीज जैसे HIV है, कॉलरा है, ठीक है, कोविड बीच में था, अब तो उतना नोटिफाइबल नहीं रहा है। तो ये जो नोटिफाइबल डिजीज़ है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट TB है, ये नोटिफाई करें हम किसको बताएं। सही। तो ये बड़ा अच्छा, यहाँ पे ये मैं मेंशन करना चाहूँगी कि मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा कमिटेड है, और हमें स्पेशली PTV को ये कहा गया है कि हीट स्ट्रोक पे प्रोग्राम्स करें, इस तरह की जो आउटब्रेक्स हो रही हैं इन पे प्रोग्राम्स करें, ताकि लोगों को पता चले कि किस तरह से वो अपने आप को बचा सकते हैं। तो आई एम श्योर कि इस पर काम हो रहा है और गवर्नमेंट इस पर काम कर रही है जी। अच्छा, ये भी बताइएगा डॉक्टर अदनान के बाहर का टेम्परेचर कितना हो तो आपको अवॉइड करना चाहिए बाहर जाना, क्योंकि कुछ इलाके ऐसे भी थे जहां पर 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर चला गया था। वेल अगेन इट डिपेंड्स कि लाइक हर बंदे के लिए थोड़ा सा मुख्तलिफ है। अगर कोई बच्चा है या ओल्ड पीपल, कोई बड़ी उम्र का कोई बुज़ुर्ग हैं और उनके साथ उनको मेडिकल कंडीशंस ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, लाइक कोई दिल का मसला है या उनको रीनल प्रॉब्लम है कि ऑलरेडी उनके बॉडी में फ्लूइड इम्बैलेंसेस की एक लाइक टेंडेंसी हो सकती है, तो उस केस में आपको डेफिनेटली अगर टेम्परेचर 35 या इससे है तो उसको भी आपको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। और इवन अगर आप यंग लोगों की बात करती हैं या अराउंड मिडिल एज की बात करती हैं कि 30s या 40s में, डेफिनेटली अगर 40 से ऊपर टेम्परेचर जितना जितना जाता रहेगा, और डिपेंड करता है कि आपका एक्सपोजर कितना है। ठीक है, तो अगर 40 से ज़्यादा अगर आप आधा घंटा 1 घंटा रहते हैं, आप अपना हाइड्रेशन लेवल इंप्रूव अच्छा नहीं रखते, और आपको उस तरह से अपना आपके जो क्लोथिंग है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपने क्लोथिंग किस तरह की भी है कि अगर वो आपकी बॉडी हीट को ट्रैप कर रही है और आप बाहर जा भी रहे हैं, आपका एक्सपोजर ज़्यादा होता जा रहा है, वो डेफिनेटली उनमें जो रिस्क होगा ऑफ द हीट स्ट्रोक वो ज़्यादा होगा। इसी तरह जहाँ तक बच्चों की बात की जाए, अगर वो बच्चे अपना उस तरह से फ्लूइड इंटेक नहीं रखते, शाम को जब टेम्परेचर थोड़ा सा स्लाइटली लेस इंटेंस होता है और लेस देन 40 उसमें होता है, लेकिन वो फिजिकल एक्टिविटी खेल कूद ज़्यादा करते हैं, तो डेफिनेटली फिर उनमें भी रिस्क। अच्छा, यहाँ पर मैं ये भी ऐड करना चाहूँगी कि बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को पानी की बॉटल्स दी जाएँ, उनमें जो ऐसी बॉटल्स खरीदी जाएँ नाजरीन जो कि अपना टेम्परेचर जो है वो मेनटेन करती हैं, ताकि बच्चों के पास वाटर की फ्रेश सप्लाई हो और वो गर्म ना हो। और डेफिनेटली आजकल मार्केट में बड़ी अच्छी अच्छी बॉटल्स अवेलेबल हैं, तो अगर उनके पास पानी होगा, अगर स्कूल में नहीं भी आ रहा, तो वो अपने आप को हाइड्रेटेड रखेंगे। बिल्कुल इसी तरह के इसका जो मेन जो हमारी जो प्रिवेंशन जिसको हम कहते हैं कि तो आपने एक्सपोजर को जो अननेसेसरी उसको अवॉइड करना है, और जो आपकी हीट लॉस जो बॉडी मैकेनिज्म है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि हम पसीने के जरिए जो आपका एक नेचुरल एक वो जो है, तो उसको आपने इनटेक को आउटपुट के साथ बैलेंस आउट करना है। तो जितना आप वाटर इनटेक ज़्यादा होगा आपका, उतना आपका स्वेटिंग इफेक्टिव होगी, और उसके साथ फिर आपका जो बॉडी जो अंदर जो फ्लूइड्स हैं उसका भी लेवल मेंटेन रहेगा, क्योंकि सारा जो सिम्टम्स और मसले स्टार्ट होते हैं जब आपका जो इंटरनल जो बॉडी वॉल्यूम है, बॉडी फ्लूइड्स हैं, उनका जब लेवल ड्रॉप डाउन करना स्टार्ट होता है। सही। अच्छा डॉक्टर अब्दुल्ला, अलामात क्या होंगी, और ज़रा सा बताइएगा कि एक टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है हीट फटीग,
फिर है हीट एग्जॉस्शन और फिर है हीट स्ट्रोक, तो इनमें क्या फ़र्क है तीनों में? देखिए अलामात, हीट स्ट्रोक लास्ट स्टेज है, ठीक है, सब लोग हीट स्ट्रोक के साथ नहीं आएंगे, लेकिन अगर हम बाकी चीज़ों को जारी रहने देंगे तो फिर वो हीट स्ट्रोक की तरफ चली जाएगी बात। ठीक। सबसे पहले होगा कि हीट एक्सपोजर जब होगा शख्स को और वो कंटिन्यू करेगा तो उसको हीट एग्जॉस्शन होगी, यानी कि वो थकावट फील होगी, गिरावट गलूदगी सी फील होगी। अगर यहाँ पे उसको कंट्रोल कर लिया जाए, उसका टेम्परेचर कूलर जगह पे उसे रख दिया जाए, उसको फ्लूइड्स दिए जाएं, तो यहाँ से वो यहाँ पे ही संभल जाएगा। ठीक है। अगर हम इसको जारी होने देते हैं तो वो फटीक होगी, डिहाइड्रेशन होगी, मज़ीद गलूदगी बढ़ेगी। जो हीट स्ट्रोक है उसमें आपको वो स्लर्ड स्पीच के साथ कई बार बेहोशी के आलम में, और ये वो टाइम है जब देखें खुलिये सूज गए, उनसे पानी निकलना शुरू हो गया और दिमाग के ऊपर असरात आना शुरू हो गए। तो ये कैफियत आप समझें कि इसमें झटके भी पड़ सकते हैं, और आप समझें कि ये बज़ाहिर देखने में वैसी कैफियत होगी जैसी किसी दिमागी मर्ज़ में, जैसे कि फालिज के मर्ज में होगी कि वो अपना दिमाग का कंट्रोल बॉडी कंफ्यूज छोड़ रही है, होगा, कंफ्यूजन, स्टूपर, होगी, ये सारी चीजें होंगी। और फिर वो इवेंचुअली कोमा में चला जाएगा। यहाँ पे 106 तक टेम्परेचर जब चला जाता है, अच्छा। सबसे पहले आपने उसको ठंडा पानी वगैरह डाल के कूल करके 101 तक लाना है, फिर हम बाकी पहले वो बेहोश वगैरह भी होगा, हीट बिल्कुल हो सिंकपी जिसको कहा जाता है, वो भी हो सकता है। ठीक है, कि डिफरेंट अलामात हैं और जैसे जैसे वर्स हो रही हैं तो आपको ये पता चल जाना चाहिए कि अब पेशेंट जो है वो क्रिटिकल हो रहा है। अच्छा डॉक्टर अदनान, अगर एहतियाती तदाबीर की बात करें तो एक तो हमने कहा कि बच्चों को कैप्स लगानी चाहिए, फिर पानी की उनके पास बॉटल्स होनी चाहिए, इसी तरह अम्ब्रेलाज भी बहुत अच्छी होती हैं। और मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगी नाजरीन कि ब्लैक अम्ब्रेला की जगह कोशिश करें कि आप लाइट कलर की अम्ब्रेला जो है उसको यूज़ करें, और यूवी रेडिएशन वाली अम्ब्रेलाज भी जो कि प्रोटेक्ट करती हैं ऐसी मार्केट में अवेलेबल हैं, दे आर बेटर देन द यूजुअल ब्लैक वंस, उनको आप इस्तेमाल करें। अच्छा शावरिंग वगैरह भी अगर हम लोग फ्रीक्वेंटली शावर्स लें तो वो भी बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं, यानी जाने से पहले ले लें, जाने आने के बाद ले लें? डेफिनेटली द थिंग इज, जो इसकी जो मेन जो ट्रीटमेंट भी है वो ये होता है कि आपने यू हैव टू इमर्स इन द कोल्ड वाटर, कि आप जो जितना ठंडा पानी आप वो करेंगे, जो आपके जो हीट जो मैकेनिज्म्स हैं हीट लॉस के, वो उतने ही ज़्यादा एफिशिएंट होंगे। तो जितना आपका आप शावर लेंगे उससे ये होगा कि आपका जो बॉडी का जो अंदर का टेम्परेचर है वो कूल डाउन होगा, वो कंट्रोल में रहेगा, वो इतना नहीं बढ़ेगा। अगर वो बढ़ा, जिस तरह उन्होंने बताया कि जो पहली स्टेज है जिस पे टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है, अगर आप उसी स्टेज पे वाटर इनटेक के साथ साथ जो मेनली अगर आप शावरिंग के साथ या अपने नहाने या अपने सर पे ठंडा पानी उसको रख लेंगे, तो आपका जो इंटरनल जो एक मैकेनिज्म है, जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, वो खुद ऑटोमेटिकली उसको कूल डाउन कर देगा और स्टेज वर्सन नहीं होगी। तो जितना आप उसको खासकर ठंडे पानी से आप शावर लेते हैं, उसको फ्रीक्वेंटली बार बार बाहर जाने से पहले और या स्पेशली बाहर से वापस आने के बाद, क्योंकि जब उस वक्त ही आपका एक्सपोजर सबसे ज़्यादा होता है सन का, तो उसके बाद डेफिनेटली वो बॉडी को खुद ब खुद कूल डाउन कर देगा, बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर। तो ये इसके साथ साथ अगेन फ्लूइड इनटेक आपने रखना है, कपड़े वो बहुत ज़्यादा इस तरह के नहीं पहनने के जिससे आपकी हीट ट्रैप पहने जा सकते हैं। ऑल्दो कि आई एम वेयरिंग डार्क कलर, लेकिन मैं एयर कंडीशनिंग में बैठी हुई हूँ, लेकिन वैसे हमें लाइट कलर्स पहनने चाहिए। डेफिनेटली जितने भी वाइट्स और ये लाइट कलर्स होते हैं, ये सन की जो रेडिएशन है, जो रेज है, उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, जबकि जो डार्क कलर्स होते हैं, ब्लैक करते हैं कलर्स जो होते हैं, वो जो सूरज की किरणें हैं उनको ट्रैप कर देते हैं, उनको ट्रैप कर देते हैं, रिफ्लेक्ट, तो वो आपके जिस्म में ट्रैप होकर और फिर जो ऑलरेडी बॉडी टेम्परेचर बढ़ रहा होता है उसको और वर्सन कर देती है। तो ये भी एक बड़ी इम्पोर्टेंट है कि क्लोथिंग वगैरह जो शमीज पहनी जाती है या बच्चों को पहनाई जाती है, तो ये डज इट हेल्प, ये पहनानी चाहिए क्योंकि वो पसीने को सोख करती है, या सर को ढांपना चाहिए? बहुत सारे लोगों को, मजदूरों को हमने स्पेशली देखा है कि वो सरों को ढांपते हैं, तो वो भी हेल्प करता है? डेफिनेटली सर को ढांपने से, और स्पेशली अगर वो पानी, वो गीला कपड़ा है और इस तरह से गीला रुमाल है ठंडे पानी के साथ, तो वो आपके जब सर पे उसका असर आता है, आपका जो इंटरनल जो बॉडी टेम्परेचर है वो ऑटोमेटिकली कूल डाउन होने लग जाता है। तो इस और कपड़े जो आपने लूज पहनने हैं, वाइट कलर जो कलर्स पे हमने बात की कि लाइट कलर्स के पहनने हैं, कॉटन के कर लें, और ऐसे ना करें कि जिसमें थोड़ा सा
कि वो उस तरह से वो बहुत पॉलिएस्टर टाइट या उस तरह क्लोथिंग से नहीं टाइट होनी क्लोथिंग के चाहिए, साथ ठीक है, क्योंकि इसके लाइट साथ वेट होनी चाहिए और उसमें से हवा वगैरह जो है आराम से गुजर बिल्कुल, सके, ताकि सही, वो आपकी इवेपोरेशन और सारा मैकेनिज्म एफिशिएंटली वो काम करे। एफिशिएंटली वर्क करते रहे। अच्छा डॉक्टर अब्दुल्ला, दिन का कौन सा टाइम है जिसमें हमें अवॉइड करना चाहिए बाहर जाना? एक तो मैं ये पूछना चाहती हूँ क्योंकि मैंने देखा है कि मोटरसाइकिल पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने उनकी वाइफ भी साथ बैठी हुई हैं और छोटे छोटे बच्चे भी साथ बैठे हुए हैं गर्मी की हालत में, तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगी कि ऐसे में तो अवॉइड ही करें, लेकिन दिन का कौन सा टाइम है जिसमें स्पेशली आपको बाहर निकलना अवॉइड करना चाहिए? लेकिन तकरीबन जो दिन 12 बजे से असर के बीच का जो वक्त है उसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो मैक्सिमम हीट का टाइम होता है। असर के वक्त के बाद वो ज़रा टेम्परेचर लो डाउन होना शुरू हो जाता है। अर्ली मॉर्निंग हम ज़रा से सुस्त लोग भी हैं, तो हमारे बिजनेसेस अर्ली नहीं खुलते। हाँ। और देखें जहाँ भी आप बाहर ट्रैवल करेंगे दे ओपन देयर बिजनेसेस अर्ली और फिर जल्दी क्लोज कर देते हैं, उससे एनर्जी सेविंग भी होती है। तो जनरली अगर हम अपनी हैबिट्स पे करें तो अर्ली आप अपने काम जो हैं वो भुगता लें, और जो ये पीक का टाइम है जब जैसे कहते हैं सूरज सवा नेज़े पे है 12 बजे, तो उस वक्त बाहर ना निकलें। और तब से लेके असर तक ज़रा अवॉइड करना चाहिए। और बच्चे भी बहुत जिद करते हैं कि हमने खेलने जाना है, तो उन्हें खेलने जाने दें, लेकिन शाम के टाइम में, और उनके साथ कोशिश करें कि उनके साथ चले जाएं, ताकि अगर आपको लगता है कि उनकी हालत वगैरह ख़राब हो रही है या वो पानी नहीं पी रहे तो आप उनको रिमाइंड करवा सकें कि पानी पी लें। अच्छा डॉक्टर अब्दुल्ला, यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगी पेट्स की, जो कि निगलेक्ट हो जाते हैं। इसी तरह बर्ड्स वगैरह बाहर भी जो बहुत सारे परिंदे हैं जो कि गर्मी से मुतासर हो रहे हैं, तो कोई बर्ड बाथ्स भी हमें रखने चाहिए बाहर, हम पानी भी रख सकते हैं इन बर्ड्स के लिए? व्हाट डू यू रिकमेंड? जी देखें, ये पेट्स और बर्ड्स की केयर हमें किस तरह से करनी है? ये देखें, ये इखलाकी फरीज़े हैं हमारे इंसान के होने के बतौर। इसके साथ मैं एक अपनी पसंद का एक और पॉइंट भी ऐड करूँगा, लेकिन डेफिनेटली ये जो मुझे खुद पेट्स का बहुत शौक है और मैंने बहुत सारे रखे हुए हैं। अदनान डरता है उनसे, लेकिन मैंने रखे हुए हैं। और उसमें ये होता है कि जब आप सही मोहब्बत से कोई जानवर रखते हैं तो मौसम की तकलीफ आप उसकी भी फील कर रहे होते हैं। मैं तो अपने डॉग को जो है वो बर्फ़ वाला पानी और कभी फ्रेश वाटर सप्लाई इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके लिए अलग बर्फ़ जमा के रखी थी वो देते हैं। बर्ड्स के लिए जब आप पानी रखें तो वो छाँव वाले एरिया में रखें कि वो धूप में पड़ा पड़ा गर्म ना हो जाए। हैविंग सेड दिस, दरख्त लगाए जी, क्योंकि फ्यूचर जो है ये हम तो ये वाला सीज़न गुजार लेंगे ये हीट स्ट्रोक से बचने के लिए। अगले भी चंद साल हम मतलब कुछ मोर्टेलिटी होगी, मॉर्बिडिटी होगी, लेकिन हमारी अगली नस्लों के लिए जो दरख्त हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। आज जो हम दरख्त लगाएंगे उनका इम्पैक्ट 10-20 साल बाद आएगा। आप पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट भी हैं, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिहाज से भी हमें थोड़ा सा बताइए कि आपने कहा कि बिल्कुल क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हम अपना रोल अदा कर सकते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो ट्रीज़ हैं वो लगाएं, और जब पेट को इतने प्यार से रखते हैं तो फिर उसका भी ख्याल रखें इंसानों के साथ साथ, ठीक है। अच्छा डॉक्टर अदनान, अगर कोई ट्रैवल कर रहा है तो उसको क्या क्या जहन में रखना चाहिए कि अगर गर्मी हो जाती है तो मेरे ख्याल से एक तो मैं काफ़ी रिकमेंड करती हूँ लोगों को कि आजकल बड़े अच्छे बैटरी ऑपरेटेड हैंड फैंस हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए ट्रैवलिंग के टाइम पे? ट्रैवलिंग के टाइम पे एक तो ये आपने करना है कि जितना आप एक्सपोजर जो है एट द पीक टाइम उसको आपने अवॉइड करना है, ठीक है। दूसरा ये है एडिक्वेट हाइड्रेशन, पानी का इस्तेमाल, और उसके साथ उसमें आप क्योंकि आपके पानी के साथ साथ आपके जिस्म से नमकियात की भी कमी हो रही होती है, तो आपने इलेक्ट्रोलाइट उसके लिए जिस तरह ORS हो गया या लाइम ड्रिंक्स हो गए, इस तरह से उसको मेक श्योर करना है कि यू हैव प्लेंटी ऑफ दोज सप्लाईज एज वेल। दूसरा ये है कि अगेन क्लोथिंग पे हमने बात की कि क्लोथिंग आपकी ऐसी ना हो कि वो आपके हीट ट्रैप करे। इन केस आपको अब ड्यूरिंग द ट्रैवल अगर लेट्स आप और आपका अगेन कि जिस एरिया में या जिस उसमें आप ट्रैवल कर रहे हैं कि उस पर कितना वो है कि वो बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड ना हो। स्पेशली ये है कि अगर मॉर्निंग आवर्स में अगर सारे लोग एक ही उसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करें और उसमें अगर बहुत ज़्यादा कंजेशन हो गई है और आपके जो वेंटिलेटिंग और AC सिस्टम है उस तरह से काम नहीं कर रहे, तो पहली बात है कि पहले तो मेक श्योर करना चाहिए दे आर वर्किंग एफिशिएंटली, क्योंकि अगर वो नहीं कर रहे तो फिर वो इतने कंजेशन में इतने लोग उसके साथ फिर डेफिनेटली वो रिस्क जो डेवलपिंग ऑल दिस हीट स्ट्रोक हीट बहुत ज़्यादा हो जाता है। और यहाँ पर मैं ये भी ऐड करना चाहूँगी कि जो बच्चे स्कूल जाते हैं वैन्स में, तो कोशिश करें कि वो बहुत ज़्यादा भरी हुई ना हो, उनमें गैप हो। थैंक यू सो मच आप दोनों का कि आपने हमें प्रोग्राम में टाइम दिया।
जी नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। हीट स्ट्रोक के हवाले से था, हमने आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो देने की कोशिश की। आज से हम एक नया सेगमेंट शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है वर्ड ऑफ द डे, और आज का वर्ड है पर्स्पिरेशन, जिसका मतलब है द प्रोसेस ऑफ स्वेटिंग। जिस तरह के डॉक्टर अब्दुल्ला ने आपको बताया कि हमारे जिस्म से इवेपोरेशन होती है, हमें पसीना आता है, इससे हमारी बॉडी जो है वो कूल डाउन होती है, और इसकी स्पेलिंग्स हैं PERSPIRATION, पर्स्पिरेशन। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आ रहा है तो हमारा फेसबुक पेज, जिसका एड्रेस आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उसको भी लाइक और फॉलो कीजिए। और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 033041491010। इस पर भी आप अपने सवालात हमें भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर प्रोग्राम। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।